अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। जैसे ही वह लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी, उसे सामने वाली मेज पर हशाम बैठा नजर आया था। कितने महीनों बाद वो उसकी शक्ल देख रही थी। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ी थी। ये आपकी किताबें। हानम ने किताबों को मेज पर रखते हुए कहा था। हशाम ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी आंखों में अजियत उभरी थी, जिसे हानम महसूस नहीं कर पाई थी। कैसी हैं आप? वो पूछ रहा था। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप गुम हो गए हैं शायद। मुझे बताया था माही ने उस दिन आप घर आए थे, तब मैं सोई हुई थी। जानता हूँ। फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। हानम ने महसूस किया था वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंसी नजर आ रही थीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बेख्तियारी में पूछ बैठी थी। हशाम ने एक शिकवा भरी नजर उस पर डाली थी। हानम को महसूस हो रहा था कि उसे हशाम के सामने नहीं आना चाहिए था। अभी तक तो ठीक हूँ, जिंदा हूँ। वो जख्मी मुस्कुराहट लिए कह रहा था। मेरा निकाह हो चुका है, हानम ने संजीदगी से लहजे में बताया था। जानता हूँ। उसके जवाब पर हानम चौंकी थी। वो उसे सवाली नजरों से देख रही थी। माही ने बताया था। हशाम एकदम सीधा हुआ था। बहुत बहुत मुबारक हो। वो मुश्किल से मुस्कुरा पाया था। शुक्रिया। रुखसती कब है? और तुम रूहान से मिली हो क्या? नहीं, अभी नहीं मिली। शायद अगले महीने मिले। हम सोच रहे थे कि एनिवर्सरी पर मिले। हाना मुस्कुराई थी। हशाम पहलू बदल कर रह गया था। आप इतनी किताबें क्यों पढ़ती हैं, वो भी इश्क की दास्तानें? हाना ने उसके हाथ में इश्क के 40 चिराग देखते हुए पूछा। अच्छा लगता है। मुझे दास्तानें पढ़ने का शौक है और कुछ मेरा ताल्लुक इंग्लिश अदब से है, तो शायद इसीलिए। हशाम ने जिस यूनिवर्सिटी से खुद पढ़ा और अब वहाँ इंग्लिश का प्रोफेसर था। स्टूडेंट्स, खास तौर पर लड़कियां, उसकी शख्सियत की गिरविदा थी। चलिए ठीक है, आप पढ़ें, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। वो उठी थी। अल्लाह हाफिज। हशाम के अल्फाज ने हानम हशाम के अल्फाज ने हानम ने चौंक कर उसे देखा था। वो उसे ठीक नहीं लग रहा था। वह इस बात में सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। हशाम उसे जाते हुए देख रहा था। तुम मेरे जहन से उतर जाओ, मैं तुम्हें उम्र भर दुआ दूंगा। वो आईने के सामने खड़ी अपने सरापे का जायजा ले रही थी। सादी सी शलवार कमीज पहने हुए थी। सुनहरी बालों की आबशार एक बार फिर से कमर में फैल गई थी। उसने अब बाल कटवाने बंद कर दिए थे। रूहान को लंबे बाल पसंद थे। उसकी जात में बहुत सी तब्दीलियां आई थीं। वो पहले वाली उम्मे हानम बनती जा रही थी। वो फिर से निखर गई थी। जो जर्दियां उसकी रंगत में घुल गई थीं, वो फिर से खत्म हो गई थीं। औरत की खूबसूरती, दिलकशी और नज़ाकत मर्द के हाथ में होती है। वो जितना उसे खूबसूरत कहता है वो होती जाती है। वो जितनी उस पर तवज्जो देता है वो उतनी ही निखरती जाती है, दिलकश हो जाती है। और जब मर्द औरत को नज़रअंदाजी और बेगानगी की मौत मारता है, औरत के हुस्न को जंग लगना शुरू हो जाता है। उसकी खूबसूरती जैसे बदसूरती में बदल जाती है। उसका हुस्न मान पड़ जाता है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही मर्द की लाताल्लुकी, उसकी लापरवाही औरत को खा जाती है। वो गलने सड़ने लगती है और फिर ख़त्म हो जाती है। हानम के साथ ऐसा ही हुआ था। वो निखरती जा रही थी। उसे महसूस होता था कि उसे मोहब्बत हो गई थी। अब उसे इकरार करना था, जो बहुत ही मुश्किल मरहला था। शाम 5 बजे के करीब माही ऑफिस से निकली थी। उसका ऑफिस 8वीं मंजिल पर था। वो लिफ्ट में दाखिल हुई थी। उसे घर जल्दी पहुंचना था। लिफ्ट में उसके अलावा एक और इंसान भी था, जो दूसरी जानिब चेहरा करके खड़ा हुआ था। सर्दियों में दिन छोटे होने के बायस रात का अंधेरा फैल चुका था। कुछ सेकंड से गुजरे थे उसे लिफ्ट में दाखिल हुए। अचानक वो लड़का जो दूसरी जानिब रुख करके खड़ा था, वो पलटा और हाथ में पकड़ी बोतल से माही के चेहरे पर स्प्रे किया था। माही ना तो उस शख्स को देख पाई थी और ना कुछ समझ पाई थी। वो कुछ ही पलों में बेहोशी की दुनिया में जा चुकी थी। हशाम के सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसने मेज की दराज से मेडिसिन निकाल कर खाई थी। इससे पहले वो सोने के लिए लेट था, उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। कोई अनजाना नंबर था। हशाम ने कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया था। अगर अपनी महबूबा की ज़िंदगी चाहते हो तो बिना कोई चालाकी किए मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाओ।
एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा गया था। हेलो, कौन? हशाम हैरानी से बोला था, लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। हशाम के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी थीं। उसके जहन में पहला ख्याल हानम का आया था। इससे पहले वो कुछ और सोचता, बिप की आवाज़ से उसके मोबाइल पर एमएमएस आया था। वो एक वीडियो थी, माही की वीडियो। उसे कुर्सी से बांधा गया था। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? वो चिल्ला रही थी। शाम का सांस जैसे अटक सा गया था। उसका दिमाग चकरा गया था। एड्रेस नीचे लिखा हुआ था। माही को अगवा करने वाले ने पैसों का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि उसे अकेले को उस जगह पर बुलाया था। ये इन दिनों की बात है, जब ज़िया जबेल पेरिस में माशियात पढ़ने आया था। खूब रूह वजी शख्स जो जल्द ही क्लास में मौजूद लड़कियों की दिल की धड़कन बन गया था। मशरकी मर्द वैसे भी मगरबी औरतों की शुरू से कमजोरी रहे हैं। ऐसे में मार्था, जो कि एक ईसाई लड़की थी, वो ज़िया जबेल पर बुरी तरह से दिल हार बैठी थी। वो उसे लेक्चर के दौरान क्लास से बाहर गर्ल्स के हर जगह पर जहाँ वो पाया जाता था फुर्सत से देखती थी। वो खूबसूरत थी, ज़हीन थी और क्लास की टॉपर लड़की थी। उसकी ज़िया जबेल से दीवानगी बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से पढ़ाई मुतासर होने लगी थी। मार्था की बढ़ती हुई उल्फत ज़िया से छुपी नहीं रही थी। वो भी उसकी अनकही मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा था। मार्था की अपने लिए दीवानगी देखकर वो कभी कभी हैरान होता था। और बहुत जल्द दोनों की एक तरफा मोहब्बत इकरार के बाद एक रिश्ते में बन गई थी। वक्त गुजरता गया और एक साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। इन्हीं दिनों ज़िया से पूछे बगैर घर वालों ने उसका रिश्ता सैयदा खदीजा से कर दिया था। जब ज़िया ने घर अपनी पसंद और शादी का बताया तो सैयद हवेली में एक भौचाल आ गया था। उसे मार्था को तलाक देने का कहा गया। उसे कहा गया कि एक ईसाई लड़की को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। वो परेशान रहने लगा था। उसे जायदाद से आग करने की धमकी दी गई थी। वो बिजनेस की दुनिया में बहुत आगे जाना चाहता था और बिला आखिर उसकी खानदान जीत गया और मोहब्बत हार गई। ज़िया जबेल ने मार्था को छोड़ने का फैसला कर लिया था। जब मार्था ने यह सुना तो वो पागल हो गई थी। उसने ज़िया की बहुत मिन्नतें की थी कि वो उसे तलाक न दे, भले छोड़ कर चला जाए लेकिन कभी उसे तलाक न दे। ज़िया जबेल की सैयदा खदीजा से शादी हो गई थी, लेकिन वो उसे वो मोहब्बत नहीं दे पाया था जो वो मार्था से करता था। यही वजह थी वो आज भी सैयदा खदीजा यानी बी जान से गाफिल था। उसने मार्था को तलाक नहीं दी थी, लेकिन फिर उसे कोई रिश्ता नहीं रखा था। उसने मार्था के अकाउंट में एक बड़ी रकम जमा करवा दी थी जो उनके बेटे यानी जॉर्डन की परवरिश में काम आती। वो वक्त के साथ मार्था को भूला था या नहीं, लेकिन मार्था उसे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रही ज़िया जबेल से वफा करते गुजारी थी। वो उसके दुख में घुल घुल कर दुनिया से चली गई थी, लेकिन ज़िया को नहीं भूल पाई थी। जॉर्डन ने अपनी माँ को पल पल मरते देखा था और इस चीज़ ने उसे सैयद जबेल खानदान से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। हशाम इस फोन कॉल के बाद पूरी तरह से परेशान हो गया था। उसे उसका नाम लेकर खास तौर पर बुलाया गया था। वो सोच रहा था कि उसकी पेरिस में तो क्या कहीं भी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। फिर कौन था वो जिसने माही को अगवा करके उसे ट्रैप किया था? उसे अपने सर में दर्द की लहर उठती महसूस हुई थी। काफी देर सोच विचार के बाद वो उठा और उस शख्स के दिए गए पते की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। वो अपनी वजह से माही को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जंगली इंसान? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माही चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी। वो उस शख्स को पहचान गई थी जिसने पहले मास्क पहना था चेहरे पर और अब उसे उतारे पुरसुकून सा माही के सामने बैठा था। वो जॉर्डन था, एक बॉक्सर जो आम रूटीन में भी किसी से लड़ता था तो हड्डी पसली तोड़कर ही सुकून लेता था। एलन ने उसे जंगली नाम का खिताब दिया था जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी था। चिल्लाओ मत, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से है। जॉर्डन ने गुस्से से जवाब दिया था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। माही ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी। अच्छा, तो फिर हशाम जबेल भाई है क्या तुम्हारा? जॉर्डन ने छत फाड़ कहका लगाया था। उसकी बात सुनकर माही का चेहरा फक हुआ था। वह हैरत से गम से देख रही थी। हशाम, हशाम से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? माही को उस जंगली इंसान से खौफ महसूस हो रहा था। उससे कुछ بعید नहीं था। वो कुछ भी कर सकता था। उसका नाजुक सा दिल कांप रहा था। पता चल जाएगा तुम्हें। जॉर्डन उठकर चला गया था। वो किचन में आया था। फ्रिज से जूस की दो बोतलें निकाली थी और उन्हें लेकर वापस लाउंज में आया था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो कुछ देर में पहुंच जाएगा यहाँ। वो पुरसुकून सा बता रहा था। ठंड में भी माही के चेहरे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। जॉर्डन गौर से उसे देख रहा था। माही के होंठ खुश्क हो चुके थे। वो खुश्क होते लबों पर जबान फेर रही थी। वो उठकर माही की तरफ बढ़ा था।
मुझे यकीन है तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारा महबूब इधर ही आ रहा है। मेरी तरफ मत आओ, दूर रहो। माही चिल्लाई थी। जॉर्डन पर कुछ असर नहीं हुआ था। उसने माही के हाथ खोले थे और उसे रस्सियों की कैद से आज़ाद किया था। माही ने आज़ाद होते ही एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया था। जानवर हो तुम, वो चिल्लाई थी। जॉर्डन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। वो जब से माही को यहाँ लाया था उसने माही से कोई बदतमीजी और गैर अखलाकी हरकत नहीं की थी और ना उसे मारा था। जॉर्डन ने मुट्ठियां बींध कर खुद पर जब्त किया था। माही एक मजबूत एहसास की मालिक लड़की थी। वो जल्दी से वाक़यात और हादसात से खौफजदा नहीं होती थी। जैसे जैसे उसके दिमाग से गनूदगी का असर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। ये पी लो। वो जूस की बोतल कुर्सी के साथ वाली मेज़ पर रखकर वापस अपनी जगह पर जा चुका था। माही हैरत से उस शख्स को देख रही थी जिसके रवैये को वो समझ नहीं पा रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि वो इस जगह से भाग नहीं सकती थी और ऐसी कोशिश करके वो अपने साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। वो गौर से जूस पीते जॉर्डन को देख रही थी जिसके अंदाज में एक इत्मीनान अलबत्ता आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था। वो उस शख्स को समझ नहीं पा रही थी। नानी बच्चे, क्या तुम्हारी माही बच्चे से कोई बात हुई है? वो अभी तक घर नहीं आया। फोन बन जा रहा है उसका। लूसी माँ परेशान सी हानम के कमरे में दाखिल हुई थी। नहीं लूसी माँ, मेरी कोई बात नहीं हुई। हानम ने जवाब दिया था। लूसी माँ की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। पता नहीं कहाँ रह गया है मेरा बच्चा। कभी बिना बताए घर से इतनी देर बाहर नहीं रहता। आप परेशान मत हो लूसी माँ, मैं उसका नंबर मिलाती हूँ। मीटिंग में होगी, आ जाएगी। हानम ने उन्हें उन्हें तसल्ली दी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बच्चे, खुदा सब ठीक करे। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप परेशान ना हो। आप आराम करें, जाकर मैं करती हूँ कुछ। हानम की बात सुनकर लूसी माँ चली गई थी। लेकिन हानम परेशानी से माही का नंबर मिला रही थी। हशाम जब जॉर्डन के दिए के पते पर पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। ये एक सुनसान सा इलाका था, साहिल समंदर के करीब, जहां घर एक दूसरे से काफी फासले पर बने हुए थे। वह गाड़ी घर के बाहर खड़ा करके अंदर चला गया था। गेट खुला था, उसे कोई मसला नहीं हुआ था। उसे अपनी नहीं माही की फिक्र हो रही थी। वह जैसे ही लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था साकित रह गया था। सामने कुर्सी पर माही बैठी थी और सोफे पर जॉर्डन, जिसके हाथ में पिस्टल था और उसका रुख शाम की तरफ था। वेलकम माय ब्रदर, वेलकम। जॉर्डन मिठाई से हंसा था। हशाम उसे हैरत से देख रहा था। वो आज से पहले कभी जॉर्डन से नहीं मिला था। वो तो उसका नाम तक नहीं जानता था। हशाम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप जाएं यहाँ से। माही अपना जब्त खो बैठी, वो बुरी तरह से रो रही थी। यकीनन तुम मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें हशाम जबेल। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मरने से पहले सब जान जाओगे। जॉर्डन की आंखों में गहरी सफाकी थी। आओ बैठो। जॉर्डन के इशारे पर हशाम सोफे की तरफ बढ़ गया था। वो जानना चाहता था कि जॉर्डन उसे नफरत क्यों करता था। उसकी वजह क्या थी? मैं हूँ जॉर्डन जबेल, सियाह जबेल का बेटा, बदकिस्मती से तुम्हारा सौतेला भाई। हशाम को लगा था जैसे घर की इमारत उसके ऊपर गिर गई हो। वो हैरत से गंग जॉर्डन को देख रहा था। यकीन नहीं तो अपने बाप से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। वो मुस्कुराया था, जख्मी मुस्कुराहट। जॉर्डन ने अपने पास सोफे पर रखे बड़े से डब्बे से कुछ निकाला था और फिर उसे हशाम की तरफ फेंका। ये देखो, देखो सब। वो मार्था और दया की तस्वीरें थीं, कुछ शादी से पहले की, कुछ बाद की और कुछ शादी की। हशाम फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहा था। उसके सर में शदीद दर्द था जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। ये देखो, ये निकाहनामा, कोर्ट मैरिज का। जानते हो मेरी माँ मार्था सारी उम्र तुम्हारे बाप की बेवफाई की वजह से रोती रही। वो घुट घुट कर मर गई। मैंने बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजारी है। मुझे इंतहा की नफरत है तुम सबसे, तुम्हारे खानदान से। जब वो मोहब्बत निभा नहीं सकता था तो क्यों मेरी माँ को बर्बाद किया? आखिर क्यों? वो चिल्लाया था। जॉर्डन की आंखों में नमी जबकि लहजे में अजियत थी। उसके चिल्लाने से माही डर गई थी, जबकि हशाम तो जिलजिलों की जद में था। उसे आज पता चला था उसका बाप उसकी भी जान को क्यों नजरअंदाज करता था। जितनी अजियत उस वक्त जॉर्डन के अंदर फैली थी उतनी ही हशाम की रगों में भी उतरी थी। उसने अपने बाबा साईं की जिंदगी का ये रुख तो कभी देखा नहीं था। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीनी है, मेरा वाहिद सहारा मेरी माँ। और आज मैं तुम्हें मार कर अपना बदला लूंगा जिया जबेल से। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे। आज मैं उससे उसकी कीमती चीज छीनूंगा। वो बेरहम हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी जॉर्डन, माही चिल्लाई थी।
बहुत प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से, है ना? जॉर्डन ने माही की तरफ इशारा करके पूछा था। हशाम ने माही को देखा था और फिर नजरें चुरा गया था। मौत जिस इंसान का इंतजार कर रही हो, तुम उसे क्या मारोगे जॉर्डन? हशाम बोला तो उसके लहजे में सदियों की थकन थी। जॉर्डन ने चौंक कर उसे देखा था। और मैं माही से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसे जाने दो, इसका कोई कसूर नहीं। मेरा खानदान तुम्हारा गुनाहगार है, माही का नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? जॉर्डन ने कह कहा लगाया था। बहुत बार तुम दोनों को एक साथ देखा है। तुम माही के घर भी आते जाते रहे हो। मुझे बेवकूफ समझा है। गुस्सा इंसान से उसकी सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। अगर तुम गौर करते तो जान लेते। मैं यहाँ तुम दोनों की बकवास हरगिज नहीं सुनने वाला। तुम तो मरोगे हशाम जबेल। तुम मरोगे तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसने पिस्टल का रुख हशाम की तरफ किया था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माही हशाम की तरफ लपकी थी। जॉर्डन ने ट्रिगर पर उंगली रखी थी। नहीं जॉर्डन, तुम ऐसा नहीं करोगे। माही रो दी थी। वो हशाम के आगे खड़ी थी। माही को हशाम के लिए तड़पता देखकर एक बार फिर जॉर्डन के अंदर अजियत फैली थी। मौत तो बरहक है माही, अगर इसी तरह लिखी है तो इसी तरह सही। हशाम ने माही का बाजू पकड़कर उसे साइड पर किया था और खुद चलता जॉर्डन के सामने आया था। अगर मेरी मौत से मेरे बाप का गुनाह जो कि उन्होंने मजबूरी में किया मिट जाएगा और तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी, मार्था माँ की रूह को सुकून मिल जाएगा, तो मार दो मुझे। हशाम का लहजा हतमी था। जॉर्डन ने चौंक कर उसे देखा था। हशाम ने उसकी माँ को माँ कहा था। वो रिश्तों को खुद से बढ़कर इज्जत देने वाला शख्स था। एक पल के लिए जॉर्डन का दिल बदला था। दूसरे ही पल उसने पिस्टल को हशाम की पेशानी पर रखा था। नहीं जॉर्डन, प्लीज माफ कर दो। हशाम को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ ही उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हमें जाने दो। हशाम को कुछ मत कहो। हशाम मेरी जिंदगी है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। वो रोते हुए उसके पाँव की तरफ झुकी थी। और कोई अपनी मोहब्बत के लिए यूं न रोया होगा। जॉर्डन उसे अपने पाँव की तरफ झुकता देखकर तड़प कर पीछे हुआ था। उसे रोती हुई माही में मार्था नजर आ रही थी। वो जब भी अपने बाप को मारने की बात करता था, मार्था ऐसे ही रोती थी। वो उसे कहती थी कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, मोहब्बत करना सीखो। लेकिन सारे रिश्तों के होते हुए भी उसे मोहब्बत नहीं मिली थी। जितनी मोहब्बत माही हशाम से करती थी, उतनी ही मार्था ज़िया से करती थी। माही तुम रो मत, यहाँ से तुम्हें महफूज तुम्हारे घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। हशाम ने पहली बार उसे तुम कहकर बुलाया था। मुझे उम्मीद है कि मुझे मारने के बाद तुम माही को सही सलामत उसके घर पहुंचाओगे। हशाम के अल्फाज पर माही तड़प उठी थी। नहीं जॉर्डन, प्लीज प्लीज जाने दो हमें, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है। और जॉर्डन के हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे जा गिरा था। वो हशाम को मारकर एक और मार्था को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। वो कभी अपनी जिंदगी में कमजोर नहीं पड़ा था। मार्था के सामने कमजोर पड़ता था, अपनी माँ के सामने। और आज पहली बार वो किसी और औरत के सामने कमजोर पड़ा था, माही के सामने। उसके आंसू माही को तकलीफ दे रहे थे। उसने तो माही को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने अपने दिल को करलाते हुए पाया था। जाओ यहाँ से। वो सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया था। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहना चाहिए जॉर्डन। तुम्हें बाबा साईं से मिलना चाहिए। हशाम ने कहा था। मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो चिल्लाया था। चले हशाम। माही ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था। कुछ देर बाद वो उस घर से निकल आए थे। सारे रास्ते वो गाड़ी में रोती आई थी। हशाम उसे रोते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे माही को चुप करवाए। बेशक आज उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। उसका अपना दिमाग सुन्न होकर रह गया था। लेकिन माही, माहीन प्लीज चुप हो जाए, मत रोएं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से सब हुआ। वो माजरत कर रहा था। माही को उसका माहीन कहना बहुत अच्छा लगता था। कोई और मौका होता तो वह यकीनन बहुत खुश होती। लेकिन इस वक्त वो लोग मौत के मुंह से आए थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती है शाम। मैं थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। वो रो दी थी। हर शाम को बहुत अफसोस हुआ था। वो नाजुक सी माही के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसके घर वाले माही के लिए कभी ना मानते। और अगर मान भी जाते तो उसका हाल मार्था जैसा होता। और वो माही को दुख नहीं देना चाहता था। खासकर अब जब बीजान ने उसका रिश्ता सारा से पक्का कर दिया था। वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। हशाम ने दाईं हाथ की उंगलियों और अंगूठे की मदद से अपने सर को सहलाया था। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? प्लीज आप रोना बंद करें, मुझे तकलीफ हो रही है। हशाम ने मुश्किल से कहा था। माही ने चौंक कर उसे देखा था और फिर रोना बंद कर दिया था।
گاڑی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا جان کر کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، کاش وہ بھی مجھے قبول کر لے۔ حشام نے پہلی بار ماہی کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی۔ ہاں اتنے اچھے کیوں ہیں حشام؟ کیوں؟ ماہی کو ایک بار پھر سے رونا آیا تھا۔ دنیا کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے ماہین، بس فرق یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی اچھائی نہیں نظر آتی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ماہی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہم سب کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہی گھر میں داخل ہوئی تھی ایلا اس پر بگڑی تھی۔ لاؤنج میں حلیمہ بھی، لوسی ماں، ایلا اور ہانم پریشان سی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں حشام کے ساتھ تھی، ماہی نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتا دینا چاہیے تھا نا، ہم سب اتنے پریشان ہو گئے تھے، ہانم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے موبائل بند تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، ماہی سباٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ سب اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے ماہی بچہ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گیا ہے۔ لوسی ماں کے کہنے پر ایلا اور ہانم اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ 18 جنوری، آج کی صبح پیرس کی سب سے حسین ترین صبح تھی، خاص طور پر ہانم کے لیے۔ آج وہ اپنے روحان سے ملنے والی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی۔ وہ صبح 6-7 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچنے والا تھا اور ہانم اس کا استقبال کرنے والی تھی۔ اس نے خوبصورت سی جگہ پر جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا روحان کا ویلکم کرنا تھا۔ سفید برف سے بچھی قالین پر گول میز کے گرد 2 خوبصورت کرسیاں رکھے، برف کے قالین پر سرخ گلاب بچھائے اس نے اس جگہ کو طلسماتی بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی سرخ و سفید رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی، سفید رنگ کا اونی کوٹ جس سے اس کا نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک گڑیا لگ رہی تھی، سر پر خوبصورتی سے حجاب کیا گیا تھا، اسے حسین اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ بنا رہی تھی۔ وہ آج خوش تھی، انتہا کی خوش، اسے ہر چیز مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ روحان نے سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں آنا تھا، وہ دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرنے والے تھے۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو، یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا، یہ خواب کا قصہ ہے، اسے رات پہ رکھ دو۔ اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زبان سے، یہ دل کی کہانی ہے، روایات پہ رکھ دو۔ یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا، ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو۔ ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو۔ ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایک تم کہ ملاقات کو برسات پہ رکھ دو۔ مانوں گی سحر تب ہی جب بات بنے گی، اس بار میری جیت میری مات میں رکھ دو۔ اس نے خوبصورت الفاظ کو میز پر رکھی خوبصورت سی نوٹ پیڈ پر لکھا تھا جس پر اس نے آج کا دن، تاریخ اور وقت لکھا تھا۔ یہاں کہیں کہیں پر اسے لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً کپل تھے اور ناشتے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ ایک اوپن ریسٹورانٹ تھا جسے آئس ریسٹورانٹ کا نام دیا گیا تھا۔ وجہ یہاں کی سفیدی تھی، ایک تو طرف پر بنا تھا اور دوسری یہاں ہر چیز کرسٹل کے برتنوں میں پیش کی جاتی تھی۔ ہانم نے اپنا میز سب سے الگ اور دور بک کروایا تھا۔ ہانم نے موبائل میں وقت دیکھا تھا، 8 بج چکے تھے، وہ پہنچنے والا تھا۔ ہانم نے اپنے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتے پایا تھا۔ گڈ مارننگ مسز ہانم روحان، وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہانم کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا، یقیناً وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہانم کی نظر روحان کے چہرے پر پڑی تھی اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو پیرس کی برف میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ جس دن ہر زی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ اس نے کتنی شدت سے دعا کی تھی اور آج 6 سال بعد وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ، صحیح سلامت، جسے اس نے 5 سال پہلے مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ ہانم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں روحان بن حیدر جبیل، وہ مسکرا کر کہتا ہانم کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں،
हानम के चेहरे पर बेयकीनी सी फैली थी। हानम, मेरी बात सुनो। वो शायद उसकी कैफियत समझ रहा था। वह एक कदम और उसकी तरफ बढ़ा था। इतना बड़ा धोखा! हानम चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे दम तोड़ गई थी। वो उल्टे कदमों बर्फ पर चल रही थी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो बड़बड़ा रही थी और फिर वो पलटी। उसे वहां से भाग जाने में आफियत जानी थी। वो उस शख्स से दूर चली जाना चाहती थी। वो भाग रही थी। फासला बढ़ रहा था। सफेद बर्फ पर उसके जूतों के निशान वाजे थे। कुछ देर बाद रूहान का सख्ता टूटा था। वो जानता था हानम का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। जैसे ही वो होश की दुनिया में लौटा, हानम के पीछे भागा था। हानम, रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ। उसने खुद को चिल्लाते पाया था। हानम अब शहर में दाखिल हो गई थी। वो अंधों की तरह भाग रही थी। उसने अपने दिमाग को सुन पाया था। और उसी पागलों वाली हालत में वो दाएं तरफ से आती एक तेज रफ्तार साइकिल से टकरा गई थी। वो जिसे एक 17 साल का लड़का चला रहा था। वो नीचे गिरी थी। हाना ने अपने दिमाग को घूमता पाया था। और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और ऐसा ही अंधेरा रूहान को अपनी जिंदगी में छाता महसूस हुआ था, जब उसने हानम को सड़क पर गिरे पाया था और उसकी पेशानी से खून निकल रहा था। हानम! वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था और फिर तड़प कर उसकी तरफ बढ़ गया था। कभी कभी अनजाने की गई गलतियां इंसान की जिंदगी का नासूर बन जाती हैं, जिन्हें न कभी भुलाया जाता है और न उनकी माफी दी जाती है। कुछ ऐसा ही उसके साथ भी होने जा रहा था। वो हॉस्पिटल के बेड पर नीम दराज अपनी इस कायनात को देख रहा था, जिसके लिए वो सालों तड़पा था। कोई उसकी तरफ से वाकिफ नहीं था। उसने भी अंधेरों की जिंदगी गुजारी थी। हानम की पेशानी पर चोट लगने के बायस गहरा जख्म हो गया था, जिससे खून निकला था। और किसी गहरे सदमे की वजह से वो अपने हवास खो बैठी थी। वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर रखे इंतजार गाह में रखे सोफे पर बैठ चुका था। सब उसकी गलती थी। उसे महसूस हो रहा था। वो सैयद रूहान बिन हैदर जबेल, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई थी, वो आरजे था। आरजे से रूहान जबेल का सफर उस रात शुरू हुआ था जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। और सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था। मामा, कहाँ हैं आप? वो तेज रोशनी में सुरंग के अंदर भाग रहा था। सुरंग के दूसरे किनारे पर उसे अपनी माँ नजर आई थी, सैयदा आयशा जबेल। वो तड़प कर अपनी माँ की तरफ बढ़ा था। रोहान बेटा, आ गए तुम? आयशा जबेल उसे देखकर मुस्कुराई थी। उसकी माँ और उसके दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था कि रोहान एक अनदेखी दीवार से टकराया था, जो इन रास्ते में इन दोनों के दरमियान हायल थी। मामा, मुझे आपके पास आना है। वो रो रहा था। वो शीशे की दीवार थी। उस दीवार के उस पार उसे अपनी माँ मुस्कुराती नजर आ रही थी। वापस चले जाओ रोहान, तुम्हारा वक्त नहीं हुआ मुझसे मिलने का, वो मुस्कुराकर कह रही थी। नहीं मामा, मुझे आपके पास आना है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वो 10 साल का बच्चा रो रहा था। जाओ रोहान, वापस जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। जाओ। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम तो मेरे प्यारे रोहान हो, मेरे प्यारे बेटे। जाओ अब। अचानक सुरंग में अंधेरा फैलना शुरू हुआ था। रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी माँ की छवि धुंधली होती जा रही थी। मामा, मत जाएं! वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे मध्यम सी रोशनी में आखिरी बार अपनी माँ मुस्कुराती नजर आई थी। और फिर हर तरफ अंधेरा छा गया था। जिसमें उठती तकलीफ के बायस आरजे की आंख खुली थी। उसने अपने आप को जमीन पर गिरे पाया था। उससे उठा नहीं जा रहा था। ये मौजज़ा था या कुछ और? जिस वक्त ट्रक ने उसकी गाड़ी को उड़ाया था, वो उसे निकल गया था। ट्रक की अपनी लाइट्स बंद थी। अंदर बैठे लोग उसे देख नहीं पाए थे। और सड़क के बाएं तरफ बने उस जंगल में गिरा था, जो नीचे गहराई पर था। वो मुश्किल से कराहता हुआ जमीन से उठा था। रात होने की वजह से उसे हर चीज धुंधली नजर आ रही थी। आरजे ने अपनी आंखों को मसल कर देखा था। उसे कुछ फासले पर ऊंचाई पर सड़क नजर आई थी। वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। शायद उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। वो जितनी जोर से सड़क पर और फिर नीचे गिरा था, यकीनन जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी होंगी। उसे अपनी गर्दन पर गहरा स्याह माइल बहता महसूस हो रहा था। वह खून था जिसके सर से निकल रहा था। वो मुश्किल तक सड़क तक आया था और अपनी जलती हुई गाड़ी को देख रहा था। आरजे को अपनी टांगों की जान निकलती महसूस हो रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हो रहा था। और फिर वो सड़क पर ढह गया था। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लगता है बच्चों को नींद नहीं आई आज।
डॉक्टर बासित अहमद ने अपने साथ वाली सीट पर बैठी अपनी बीवी से कहा था, डॉक्टर साहब आगे देखें। अचानक मुकद्दस यानी डॉक्टर बासत की बीवी चिल्लाई थी। डॉक्टर बासत ने गाड़ी को ब्रेक लगाया था। उन्हें सड़क के दरमियान कोई इंसान पड़ा हुआ नजर आ रहा था। वह एक झटके से गाड़ी से बाहर निकले थे और फिर आरजे की तरफ बढ़े थे। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने आरजे को देखा था, जो बहुत ही जख्मी हालत में था। जैसे ही रोशनी आरजे के चेहरे पर पड़ी थी, डॉक्टर बासत की बीवी मुकद्दस उछली थी। उसे करंट लगा था। वो शख्स उसका मौसिन था, जो मौत और हयात की कश्मकश में पड़ा था। ये जिंदा है, हमें कुछ करना चाहिए, डॉक्टर बासत बोले थे। ये मेरे मोहसिन है बासत साहब, हमें हर हाल में इन्हें बचाना है। और फिर वो दोनों मियाँ बीवी उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले गए थे, बिना ये जाने कि वो कौन था, कहाँ से आया था। डॉक्टर बासित अहमद शहर के एक मौजूद शख्सियत थे। वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाहर की दुनिया में भी जाने जाते थे। वो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में माहिर होने के साथ एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर थे। दुनिया भर के मुसलमान उनसे वाकिफ थे। उम्र 55 से 60 साल थी। किसी ज़माने में लंदन डॉक्टरेट की डिग्री लेने गए थे। दिल ऐसा पलटा कि इस्लामी दुनिया में एक बड़ा नाम कमा लिया। उनकी बीवी मुकद्दस एक 32 साल औरत थी, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की थी। उस रात वो आरजे को उठाकर अपने हॉस्पिटल लाए थे, जिसका नाम अल नूर था। आरजे की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। 3 दिन बाद आरजे को होश आया था। उसने थोड़ी सी आंखें खोली थीं। उसे महसूस हुआ था कमरे में अंधेरा था। उसे होश में आता देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाने भागी थी। वो शायद मोबाइल पर कोई खबर सुन रही थी, जिसे वो घबराहट में उस कमरे में छोड़ गई थी। मोबाइल पर एंकर किसी के मरने की खबर दे रहा था। मुल्क का मशहूर और सबके दिलों में धड़कने वाला सिंगर आरजे एक हादसे में जाँ बहक हो चुका था। आरजे को अपना साथ अटकता महसूस हो रहा था। वो जिंदा था। क्या किसी को नजर नहीं आ रहा था? मैं जिंदा हूँ, वो चिल्लाया था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वो चीख रहा था। उसे अपने जिस्म के हर जोर से दर्द की एक लहर उठती महसूस हो रही थी। वो कहाँ था, वो खुद नहीं जानता था। यहाँ अंधेरा क्यों है? कोई है यहाँ? वो पूछ रहा था और साथ साथ अपने इर्द गिर्द चीजों को हाथ से टटोल रहा था। हाथ पर लगी ड्रिप से वो जान चुका था कि वो हॉस्पिटल में था। लेकिन उसके कमरे में इतना अंधेरा क्यों था? डॉक्टर बासित उसके कमरे में दरवाजे में उभरे थे। वो हैरत से पट्टियों में जकड़े आरजे को देख रहे थे, जिसके सर और मुंह पर भी पट्टियां लगी थीं। कमरे में बहुत तेज न सही, लेकिन अच्छी खासी रोशनी थी। फिर उसे क्यों अंधेरा महसूस हो रहा था? मुझे लगता है डॉक्टर, मरीज के सर पर पीछे की जानब चोट के लगने के बाद शायद वो अपनी बीनाई खो चुके हैं, एक दूसरे डॉक्टर ने डॉक्टर बासित से कहा था, जो अफसोस से सर हिलाकर रह गए थे। जब आरजे के डॉक्टर ने बताया था कि वो अपनी बीनाई खो चुका है, तो उसे यकीन नहीं आया था। वो पागलों की तरह हिज़ानी अंदाज में चिल्लाया था, वो तो स्कैनिंग आई सकता था। ऐसे कैसे बंदा हो सकता था? जब वो अपनी उस महरूमी पर चिल्लाता था, तो उसके दिमाग से डर की टीसें उड़ती महसूस होती थीं। थोड़ा सा उठकर हिलने जुलने की कोशिश करता था, तो जिस्म डर जाता था। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंधा नहीं हो सकता। वो चिल्लाते चिल्लाते रोने लग जाता था। वो आरजे जो लाखों दिलों की धड़कन था, वो हॉस्पिटल में गुमनाम पड़ा था। किसी को उसकी खबर तक नहीं थी। आरजे को अपना दिल फटता महसूस होता था। जाने कितने दिन हो गए थे। वो अपने चारों तरफ अंधेरा देख रहा था। और अंधेरों में जीना बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत ज्यादा। सैयदों की हवेली में क़यामत टूट पड़ी थी। शाम पाकिस्तान आ गया था। आरजे की गाड़ी से कुछ फासले पर पुलिस वालों को उसका मोबाइल और वॉलेट मिला था, जिससे उसकी गाड़ी की शिनाख्त हुई थी। पुलिस वालों को उसकी बॉडी नहीं मिली थी। उनके मुताबिक उसे जला दिया गया था गाड़ी के साथ ही। शाम तो पागल होने को हो गया था। आरजे नहीं मर सकता। जरूर उसे किसी ने किडनैप किया है। वो जान बूझ कर गाड़ी जला गए हैं। वो नहीं मर सकता। मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। उसने जिंदगी में पहली बार अपना टेम्पर लूज किया था। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन कहीं से भी उसकी खबर नहीं आई थी। सुनसान इलाका था वो। आस पास जो इलाके थे, वहां पता किया गया था, लेकिन कहीं से भी उसकी खबर नहीं मिली थी। जब निकी को पता चला था, वो भी बहुत रोया था। हर आंख अश्कबार थी, लेकिन हशाम को यकीन था, आरजे मर नहीं सकता था। तो इसी पॉइंट पे आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा।
انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔